आज बात करेंगे वर्ल्ड के टॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट स्पैनिंग आर्च रेलवे ब्रिज के बारे में, जो नेशनल प्रोजेक्ट है। और इसकी में बेसिक पहला पार्ट रहने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे जो फाउंडेशन है, क्या क्या चैलेंजेस आए इसकी कंस्ट्रक्शन में, क्या नई टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई है। अगर कोई सिविल इंजीनियर है या नॉन टेक्निकल पर्सन भी है, उसको जरूर ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड के हाईएस्ट ब्रिज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और इवन इस प्रोजेक्ट में मैं पहले काम कर चुका हूं, तो वो भी चीजें मैं आपको इसमें इंक्लूड करके बताने वाला हूं। तो उसकी कंप्लीट डिटेल दूंगा। फर्स्ट पार्ट में 4 पार्ट आएंगे, जिसमें कंप्लीट हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, चेनाब आर्च ब्रिज के बारे में कंप्लीट। सबसे बेसिक से स्टार्ट करूंगा, फिर धीरे धीरे हम आज का टॉपिक टोटल रहने वाला है इसकी फाउंडेशंस पे, कि कैसे इन्होंने काम किया सब चीज। क्लाइंट है कोंकण रेलवे, विलेज कौन सा है, कौरी विलेज है, रियासी में वो पड़ता है। ब्रिज की लेंथ है, बहुत वीडियोस आपने देखी होंगी, 1315 मीटर इसकी लेंथ है टोटल ब्रिज की। और जो इसका फ्री स्पैन है, मतलब जो इसका फ्री स्पैन है किसा आर्च का, वो है 467 मीटर। और हाइट है इसकी बेड से आर्च की वो 359 मीटर, तो काफी ज्यादा हाइट है। अप्रॉक्स जो हमारा आईफिल टावर है उससे अप्रॉक्स 35 मीटर ये हाइट पे है। और जोन 4 अर्थक्वेक के एरिया में आता है, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि जो इस पे रेल चलने वाली थी उसकी डिज़ाइन स्पीड ये रखने वाले थे 100 किलोमीटर पर आवर। तो उसको लेके काफ़ी चीज़ें थी कि वाइब्रेशंस होंगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट रहने वाली थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। 1486 करोड़ में ये जो ब्रिज है ये बनने वाला था। अभी रिसेंट हम विजिट पे थे, 97% वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा थे। और इसको देख के, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट था ये स्टार्ट हुआ था 2003 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, और कंप्लीट होने वाला था, 2010 तक कंप्लीट होने वाला था। लेकिन बीच में क्या दिक्कत आई, 2008 में ये काम जो है वो बंद हो गया सेफ्टी की वजह से। क्योंकि जो स्पीड थी विंड की, काफ़ी ज़्यादा स्पीड थी, 50-60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड थी विंड की। टेम्परेचर हार्श तो है एरिया का, जम्मू एंड कश्मीर का टेम्परेचर हार्श है। सर्दियों में टेम्परेचर पहुंच जाता था 0 डिग्री, उससे कम भी टेम्परेचर पहुंच जाता था। तो सेफ्टी की नज़र से इस काम को बंद कर दिया 2008 में। लेकिन फिर से टीम जुड़ी और रिसर्च वगैरह किया, तो काम इनका फिर से स्टार्ट हुआ 2010 से। और अभी ये कंप्लीट होना था 2022 में, थोड़े डिले के कारण 2023 में अभी कंप्लीट होने वाला है। 97% कंप्लीट हो चुका था जब हम गए, परसों हम साइट पे गए थे। तो यहाँ आप देख रहे हो ट्रैक बिछ चुका है, और 2-3 दिन में जीएम वगैरह की विजिट थी और इसको ओपनिंग के लिए। तो ये चीज हो गई बेसिक, मैंने आपको बता दिया। लेकिन दिक्कत कहाँ स्टार्ट हुई, देखो कोई भी प्रोजेक्ट है जो, और वर्ल्ड का नेशनल प्रोजेक्ट ले लो, वर्ल्ड का टॉलेस्ट जो आर्च ब्रिज है, और आर्च ब्रिज अपने में ही दिक्कत है बनाने में, क्योंकि देखो कोई सपोर्ट्स नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा ब्रिज ऐसे बनेगा। कैंटिलीवर प्रोसेस से ब्रिज बना हुआ था, और ये ब्रिज बना है स्लोप पे, मतलब पहाड़ पे। और दिक्कत सबसे ज्यादा वहां रहती है किसकी, लैंडस्लाइड की। लैंडस्लाइड की दिक्कत रहती है, तो वहां फाउंडेशन दे के भी कोई फायदा नहीं है। कितनी डेप्थ तक हम फाउंडेशन दे देंगे, तो एक दिन लैंडस्लाइड आएगी, वो फाउंडेशन के साथ पूरा ब्रिज गिर सकता था। तो सबसे पहला जो बड़ा चैलेंज था इसकी फाउंडेशन बनाने का, जो एरिया था वो था, मतलब जो स्लोप थी इसकी 43 से 77 डिग्री तक स्लोप थी। इतनी स्लोप बहुत ज्यादा स्लोप हो जाती है, इस स्लोप में काम करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और वहां मोस्टली फाउंडेशन आने वाली थी, बेरिंग, पायर्स की, सबकी फाउंडेशन वहां आने वाली थी। तो उस दौरान एक चीज, मतलब जो IIT ऑफ साइंस बेंगलुरु है, उन्होंने उसको डिजाइन किया। स्लोप स्टेबलाइजेशन डिजाइन किसने किया, याद रखना, IIT ऑफ साइंस बेंगलुरु। तो उन्होंने ये किया, और इस सोइल स्टेबलाइजेशन को चेक किसने किया, एक कंसल्टेंसी फर्म है URS। इन दोनों ने ये मिलके ये तैयार किया। और इसमें जो स्लोप स्टेबलाइजेशन है क्या, देखो स्लोप को उनको करना पड़ेगा, थोड़ा स्टेबलाइज करना पड़ेगा, नहीं तो जब जहाँ लैंडस्लाइड कुछ हो रही है तो वो पूरा का पूरा नीचे आ गया एरिया, तो ब्रिज गिरने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो वहां पे 2 प्रोसेस किए गए स्लोप को स्टेबलाइज करने के लिए। पहले तो कटिंग हुई, मतलब एक्सपेक्ट किया गया कि एरिया को थोड़ा काम करने लायक बनाया गया, मतलब ऊपर से कटिंग करते हैं। और इसमें टॉप डाउन मेथड यूज किया गया कि ऊपर से काम करते नीचे आएगी, सेफ्टी रहती है, नहीं तो नीचे काम कर रहे हैं ऊपर से पत्थर वगैरह लैंडस्लाइड आ जाए। तो टॉप डाउन मेथड यूज किया गया इसमें सॉइल स्टेबलाइजेशन का। एक्सकवेशन की गई सरफेस को, जैसे आप सामने सब चीजें जो मैं बता रहा हूं सामने आपको दिख रही है। स्लोप को थोड़ा स्टेबलाइज किया, कटिंग की, वो निकल गया, एक काम ये हो गया। दूसरा काम स्टार्ट हुआ, फिर क्या किया गया,
रॉक बोल्टिंग की गई। रॉक बोल्टिंग क्या है? जैसे मैंने टनल की वीडियो में बताया था कि जो जब एक्सकवेट किया जाता है तो जो लूज होता है एरिया उसको टाइटन किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कोई हमारी सैंड है उसको हमने ऐसे रखा हुआ है एक बकेट में डाल के, तो उसमें जब ऐसे थोड़ी लूज रहेगी तो उसमें कुछ भी घुसा सकते हैं। लेकिन जब आपने वहां पे लगा लो फिंगर डाल दी, 5-6 जगह फिंगर डाल दी, वो एरिया टाइट हो जाएगा, तो वहां निकलना घुसना मुश्किल हो जाता है। वैसे ही इन्होंने रॉक बोल्टिंग की। 4 मीटर का रॉक बोल्ट यूज किया गया, 8.5 मीटर का रॉक बोल्ट यूज किया है और 11 मीटर का, मतलब 3 किस्म के रॉक बोल्ट यहां यूज किए गए। और किस तरीके से यूज किए गए? अपनी मर्जी से तो किए नहीं होंगे। जैसे मैंने पहले कहा, डिजाइन किया गया IIT साइंस बेंगलुरु की तरफ से और कंसल्टेंसी फर्म थी URS। तो इन्होंने 4 मीटर, 8.5 मीटर और 11 मीटर के रॉक बोल्ट सुजेस्ट किए। वो सामने आप देख रहे हो ये रॉक बोल्ट लगाए गए। इससे क्या हुआ कि जो हमारी सॉइल थी वो स्टेबलाइज हो गई थोड़ी। अगर लूज नहीं थी, जो लूज थी वो टाइटन हो गई कि बाद में फ्यूचर में लैंडस्लाइड आए भी इस एरिया में, तो ये एरिया अपनी जगह से हिले नहीं। दूसरी चीज की गई वहां पे जो पोरस पाइप्स होती हैं, मतलब जो पानी के लिए, मतलब उन्होंने पोरस पाइप डाली कि फ्यूचर में जो बारिश होगी या पानी आएगा पहाड़ों में, इन पाइप्स के थ्रू वो पानी बाहर आ जाए, अंदर ना रहे। अंदर रहेगा तो वो लूज करेगा सॉइल को। तो पोरस पाइप्स डाली गई हैं थोड़ी थोड़ी टाइम पे हाइड्रोप्रेशिक को, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रहता है उसको प्रिवेंट करने के लिए। फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस हुआ, शॉर्टक्रीट तो किया गया, पूरा गंटिंग की गई, मतलब जो स्टील रीइंफोर्समेंट है या फाइबर रीइंफोर्समेंट वो बिछाई गई जहां जहां कटिंग हुई थी और वहां पे शॉर्टक्रीट किया गया। मतलब पहले वहां रॉक बोल्टिंग हुई होगी, फिर वहां पे स्टील रीइंफोर्समेंट या फाइबर मैश बिछाई होगी, फिर उसके बाद उस एरिया पे ग्राउटिंग की गई। और इस काम को सब, मतलब पूरे आर्च ब्रिज को बनाने के लिए 300 प्लस इंजीनियर लगे हैं। मैं कंपनी वगैरह में आगे बताऊंगा सारी चीजें। और 1300 वर्कर इसको लगे हैं कंस्ट्रक्ट करने में। बहुत बड़ी बात है। और ये जो इसकी बेरिंग्स थी, फाउंडेशन थी, उनके नीचे जो, जैसे मैंने कहा, ग्राउटिंग की गई है, कन्वेक्स्ट्रा ग्राउट की गई है। देखो जैसे सॉइल लूज थी, एक्सकवेट किया गया और फिर रॉक बोल्टिंग की गई। ठीक है, रॉक बोल्टिंग जब कर रहे थे तो बीच में क्रैक्स तो रह जाते हैं, तो उन क्रैक्स को फिल करने के लिए ग्राउटिंग की जाती है। ये शॉर्टक्रीट प्रोसेस क्या हुआ कि आपने पूरी सरफेस को प्रेशर से कंक्रीट मारा और वो फिक्स हो गया। दूसरा होता है जो ग्राउटिंग होती है, ग्राउटिंग क्या जाती है, इंजेक्शन ग्राउटिंग की गई है, कन्वेक्स्ट्रा ग्राउट की गई है कि बीच में सीमेंट स्लरी की हो सकती है, या कोई कंपनी का सिक्का का, किसी कंपनी का ग्राउट यूज किया गया था। जहां जहां दरारें होती हैं वहां पे ग्राउट किया जाता है, वहां पे वो लिक्विड डाला जाता है, जिससे क्या होता है जो वॉइड्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और सॉइल जो होती है स्टेबलाइज्ड हो जाती है। क्योंकि इस प्रोजेक्ट पे काफी खर्चा होने वाला था, मतलब अप्रॉक्स 1400 करोड़ इस प्रोजेक्ट पे लगने वाला है, सिर्फ आर्च ब्रिज पे। पूरा प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, काफी महंगा प्रोजेक्ट है। 5.2 बिलियन इसमें लगने वाले हैं, जहां हम $92 मिलियन US डॉलर लगने वाले हैं। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये USBRL। तो इसकी जो ब्रिज की लाइफ स्पैन रखी जा रही थी, अप्रॉक्स डिजाइन किया गया 120 सालों के लिए इसको डिजाइन किया गया। और इंडिया के पास ऐसा कोड नहीं था, क्योंकि ऐसा ब्रिज बना ही नहीं है इंडिया में, क्या पूरे वर्ल्ड में ऐसा ब्रिज ऐसी लोकेशन पे नहीं बना था। तो इनके पास ना कोई डिजाइन कोड से, ना कोई डिजाइन गाइडेंस से इस मैसिव स्ट्रक्चर के लिए। तो इन्होंने जो पुराने स्ट्रक्चर से, उनसे सिमिलर स्ट्रक्चर जो बिल्ट हुए आज तक, उनसे थोड़ी चीजें ली, डिजाइन किया गया उस चीज का। मैं बताऊंगा कौन डिजाइनर था, कितना टाइम लगा, क्या है, वो अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इन्होंने आज थोड़ा बेसिक बता दूं, BS 5400 कोड जो है उसको यूज किया इसके लिए। वो कौन सा सेक्शन थी, वो सब चीजें मैं आगे बात करने वाला हूं। तो ये जो प्रोजेक्ट था काफी अच्छा प्रोजेक्ट है। इसमें सिस्मिक लोडिंग, ब्लास्ट लोड्स, हर चीज के लिए किया है। ये तो इंट्रोडक्शन वीडियो थी कि हमने स्टेबलाइज कैसे की फुटिंग। तो आगे जो वीडियोस रहने वाली हैं 4 पार्ट, उसमें बहुत इंटरेस्ट के साथ आपको बहुत चीजें बताई जाएंगी। तो उनके लिए बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस प्रैक्टिकल नॉलेज सिविल साइट विजिट देते हैं आपको और हमेशा आपको देता रहेगा। और कमेंट करना, जो चीजें इसके बारे में जानते हो सब चीजें आपको मैं फ्री में सिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं। तो अभी मैं अलविदा लेता हूं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।